Hello everyone, welcome to High Octane Academy, and this is the second lecture in the series of number system, and we are covering up some fundamentals of mathematics that is related to numbers. So the second lecture in the series, it will include divisibility rules and some mathematical terminology and the concept of simplification. The first that we are going to study is divisibility rules. सो डिविजिबिलिटी से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या डिफरेंस होता है। सो मैथ्स में बहुत बार आप ये दो वर्ड सुनेंगे, फैक्टर और मल्टीपल। सो दोनों में क्या फ़र्क होता है कि फैक्टर एक ऐसा नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, और मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है जो किसी और नंबर से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू। सो फैक्टर हमेशा लेस देन इक्वल टू मल्टीपल होता है, यानी फैक्टर कभी भी मल्टीपल से बड़ा नहीं हो सकता, मल्टीपल के बराबर रहेगा या फिर उससे लेस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 8 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। जैसे 8 जो है वो 2 का मल्टीपल है, बट 2 जो है वो 8 का क्या रहेगा, फैक्टर रहेगा। क्योंकि 2 8 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, तो इसलिए वो फैक्टर है। 8 जो है वो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए 8 क्या है, आपका मल्टीपल है यहाँ पे। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर एंड मल्टीपल। नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड विद द डिविजिबिलिटी रूल्स. So we'll study first about the divisibility rule for 2, 4, 8, 16 etc. That is 2 की पावर्स वाले जितने नंबर्स होते हैं. So for example 2 की पावर 1 यानी कितना होता है, 2. सो इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अब जो पावर होती है उसके अकॉर्डिंग डिविजिबिलिटी रूल बनता है। जैसे यहाँ पे पावर 1 है, तो हम सिर्फ लास्ट एक डिजिट चेक करेंगे, तो लास्ट एक डिजिट जो है अगर वो 2 की मल्टीपल है तो वो नंबर 2 का डिविजिबल होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 4864, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या आ रही है, आपकी 4 आ रही है, और वो 2 का मल्टीपल होता है, तो इसलिए 4864 2 से डिविजिबल है। इसी तरह से अब हम लोग नेक्स्ट चेक करते हैं 4, यानी 2 टू दी पावर 2। तो अब यहाँ पे कितनी पावर आ रही है, 2 आ रही है। सो हम लोग अब लास्ट 2 डिजिट्स चेक करेंगे, तो लास्ट 2 डिजिट अगर किसी भी नंबर की, अगर उससे हम एक नंबर बनाए, जैसे फॉर एग्जांपल 4864, इसकी लास्ट 2 डिजिट क्या है, 6 और 4, तो इससे नंबर क्या बना, 64। अब अगर ये नंबर आपका 4 से डिविजिबल होगा, तो आपका ये जो पूरा नंबर है 4864, ये आपका 4 से डिविजिबल होगा। सो आपका रूल क्या है 4 के लिए, द नंबर फॉर्म्ड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 4. Similarly, we can obtain the divisibility rule for 8, that is 2 to the power 3. Now since the exponent is 3, so we'll check the last 3 digits of that number. So the number formed by last 3 digits, it should be a multiple of 8. मतलब कोई भी नंबर अगर उसके लास्ट 3 डिजिट हम ले और उससे एक नंबर बनाए, अगर वो नंबर आपका 8 का मल्टीपल है, तो वो पूरा का पूरा नंबर भी 8 का मल्टीपल होगा। ऐसे ही 16 के लिए क्या होता है, 2 टू द पावर 4, मतलब लास्ट 4 डिजिट्स एंड सो ऑन। आगे आप चेक करते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3, 9, 27, 81 एक्सेट्रा, दैट इज 3 की पावर वाले नंबर्स। तो 3 के लिए सबसे पहले क्या होता है, तो 3 आपका 3 टू द पावर 1 होता है। तो अब इसकी एक्सपोनेंट यहाँ पे भी आपका क्या है, यहाँ पे रूल क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 3। तो 3 के जितने भी पावर्स होंगी उन सबका रूल सेम रहता है, बस वो मल्टीपल, जैसे यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 है, तो अगले में आपका क्या है, आपको 9 के लिए अगर चेक करना है, तो 9 भी आपका 3 का पावर होता है, 3 टू द पावर 2। सो इसके लिए भी रूल सेम ही रहेगा, बस फर्क क्या होगा, दैट इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 9। मतलब आप कोई भी नंबर लेंगे, उसमें जितने डिजिट होंगे आप उन सबको ऐड करेंगे, अगर वो जो आंसर आएगा आप ऐड करने के बाद अगर वो 9 से मल्टीपल होगा, तो ही वो पूरा नंबर भी 9 से मल्टीपल होगा। इसी तरह से 27 में भी यही है, अगर सम ऑफ डिजिट करके जो आंसर आएगा वो 27 का मल्टीपल होगा, तो ही वो नंबर आपका 27 का मल्टीपल हो पाएगा, एंड सो ऑन। तो आपके 3 टू दी पावर वाले रूल्स इस तरह से वैरी करते हैं। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। तो 5 से डिविजिबल होने के लिए किसी भी नंबर के लास्ट में या तो 0 या 5 होना चाहिए। तो इसके लिए आपका रूल होता है दैट लास्ट डिजिट इट शुड बी ईदर 0 और 5। जैसे आपका 4865, ये 5 का मल्टीपल है क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है।
अगर 0 भी आता तो भी लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो भी वो 5 से डिविजिबल होता। तो ये आपके रूल्स हैं डिविजिबिलिटी रूल्स इन सब नंबर्स के। तो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ना ज़रूरी भी है क्योंकि इससे आपकी कैलकुलेशन भी बहुत फास्ट होती है। जैसे आप मान लो कोई फ्रैक्शन आपका आंसर आया है, आपको उसको लोएस्ट टर्म में कट करके लिखना है। तो अगर आपको ये डिविजिबिलिटी रूल्स याद है तो आप फटाफट से पहचान जाओगे कि ये किस नंबर से कटेगा। ओके, लेट अस प्रोसीड अहेड with some more divisibility rules, that is divisibility rules for 11। अब 11 का divisibility rule क्या होता है कि alternate place पे जो digits हैं, alternate मतलब क्या होता है एक के बाद एक, तो alternate place पे जो digits हैं अगर हम उसका sum करें तो हमारे पास दो आंसर आएंगे। उनको अगर अब मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो आंसर या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। सो इसको एक बार मैं एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, जैसे 11 के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं खुद से। जैसे 1331 मान लीजिए ये नंबर है। तो अब 1331 में आपको पता है कि आपका एक ऑल्टरनेट तो बन गया 13 और एक ऑल्टरनेट बन गया, मतलब फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट, एक तो ये ऑल्टरनेट है। एक बन गया सेकंड डिजिट और फोर्थ डिजिट, एक ये ऑल्टरनेट है। तो फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट क्या है? फर्स्ट डिजिट है 1, थर्ड डिजिट है आपकी 3, इसका सम कितना हो गया 4। इसी तरह से सेकंड डिजिट आपकी कितनी है 3 और फोर्थ डिजिट कितनी है आपकी 1, इसका सम कितना हो गया 4। अब आप इनका सब्ट्रैक्शन करिए तो सब्ट्रैक्शन करके कितना आएगा 4 माइनस 4 0 आ रहा है। तो अभी यहाँ पे हमने लिखा था कि अगर ऑल्टरनेट प्लेसेस पे जो डिजिट है उसका सम अगर करें और फिर उसके बाद उनका डिफरेंस करें रिजल्टेंट का, अगर वो या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए तो वो पूरा नंबर भी 11 का मल्टीपल हो जाता है। तो हमारे इस एग्जाम्पल में 1331 में हमारा आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि वो 11 का मल्टीपल होगा 1331। सो ये आपका 11 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं 11 के डिविजिबिलिटी के लिए 121। तो 121 में एक ऑल्टरनेट तो आपका हो गया 1 फर्स्ट डिजिट और थर्ड डिजिट, और एक ऑल्टरनेट सेकंड डिजिट। सेकंड डिजिट एक अकेला ऑल्टरनेट रहेगा इस केस में। तो आपके फर्स्ट और थर्ड डिजिट पे क्या क्या है 1 है और थर्ड डिजिट पे भी 1 है। दोनों का सम आप करेंगे कितना आएगा 2। सेकेंड डिजिट में भी आपका क्या है 2। अब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देते हैं। तो जब हम इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर कितना आएगा उससे 0। तो यहाँ पर भी फाइनल आंसर 0 आ रहा है। सो दैट मीन्स द नंबर इट विल बी डिविजिबल बाय 11। सो देयरफॉर 121 इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। Next, let us study some more divisibility rule for some other numbers like 7, 13, 17, 19। अब इन नंबर्स के लिए एक कंसेप्ट होता है, कंसेप्ट ऑफ ऑस्कुलेटर, जो हम इस स्लाइड में कवर नहीं करेंगे। आई विल मेक अ सेपरेट सेशन फॉर दैट। हम एक सेपरेट सेशन करेंगे ऑस्कुलेटर का कंसेप्ट समझने के लिए। फिलहाल हम सिर्फ अपना फोकस इनके रूल्स पे रखते हैं कि इनके रूल्स क्या हैं, ये आप याद भी रख सकते हैं। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि जो भी आपका नंबर है उसकी लास्ट डिजिट आप लीजिए, पहले उसका डबल कर दीजिए। सो ट्वाइस द लास्ट डिजिट इफ इट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट, मतलब बचे हुए पार्ट से अब मैं लास्ट डिजिट का ट्वाइस अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो आंसर मल्टीपल ऑफ 7 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल नंबर 1 यहाँ पे दे रखा है, चेक वेदर 1071 इज डिविजिबल बाय 7। सो यहाँ पे लास्ट डिजिट कितनी है 1, तो 1 का अगर आप ट्वाइस करेंगे तो कितना आएगा 2। उसको आप बाकी के बचे हुए नंबर यानी कि 1 के अलावा बचा हुआ नंबर क्या है 107, उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 105। सो अब मान लीजिए आप 105 में भी आप नहीं चाहते कि आप इतना बड़ा नंबर चेक करें कि वो 7 से डिविजिबल है या नहीं, इसमें दोबारा से ये डिविजिबिलिटी रूल लगा दो। तो 105 को अब मैं दोबारा से डिविजिबिलिटी रूल इसमें लगाऊं, यानी लास्ट डिजिट कितनी है 5, इसका ट्वाइस करेंगे कितना आएगा 10, और 10 को 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब 0 तो हर नंबर का मल्टीपल होता है, तो 0 7 का भी मल्टीपल होगा। तो अब फाइनल आंसर 7 का मल्टीपल आ रहा है, तो इसका मतलब 1071 भी आपका क्या होगा 7 का मल्टीपल होगा। इसी तरह से इसका नेक्स्ट एग्जांपल 939715, उसमें भी 7 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो हम ये चेक करते जाएंगे जब तक चेक करते जाएंगे जब तक हमको एक फाइनल ऐसा नंबर ना मिले जिसको हम देखते ही ये कह देंगे कि ये 7 का मल्टीपल है।
जैसे ए पहले स्टेप में हमने लगाया कि 1 का ट्वाइस करेंगे, उसको 9396 यानी बचे हुए नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9394 आएगा। फिर इसमें ये रूल लगाओ दोबारा तो 931 आएगा, फिर दोबारा रूल लगाओ तो 91 आ जाएगा, फिर एक बार और लगाया तो 7 आ गया। अब 7 को हम देखते ही बोल सकते हैं कि ये 7 का मल्टीपल है। तो आप इस प्रोसेस को कहीं भी बीच में रोक सकते हैं। अगर आप देखते ही किसी भी नंबर को अगर आप जानते हैं कि वो 7 से मल्टीपल है तो आप उस स्टेप पे रोक सकते हैं। जैसे आप 91 पे भी रोक सकते हैं अगर आपको पता है कि 91 7 का मल्टीपल है तो, अदरवाइज आपको फिर आगे दोबारा करना पड़ेगा। तो ये हमारा 7 का मल्टीपल डिविजिबिलिटी रूल होता है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 13 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल सेम 7 की तरह ही लगभग होता है, बस फर्क ये होता है कि हम लास्ट डिजिट का ट्वाइस ना करके 4 टाइम्स करते हैं। मतलब 4 से लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, ऐड करना है बाकी के बचे हुए पार्ट में। तो वो जो आंसर है वो 13 का मल्टीपल आना चाहिए। जैसे इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ एग्जांपल नंबर 2 राइट हैंड साइड में जो लिखा है नंबर, चेक वेदर 377910 इज डिविजिबल बाय 13। तो अब लास्ट डिजिट इसमें क्या है, 0। इसका 4 टाइम्स अगर हम करेंगे तो वो 0 ही आएगा और उसको ऐड करना है 37791 में, मतलब बचे हुए नंबर में। तो हमारा आंसर 37791 आएगा। अब इतने बड़े नंबर को ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि 13 का मल्टीपल है कि नहीं, तो हम फिर से इसमें दोबारा ये डिविजिबिलिटी रूल लगा देते हैं। तो अब 37791, इसकी लास्ट डिजिट 1 है, इसका 4 टाइम्स हम करेंगे तो 4 आएगा, उसको 3779 में ऐड करेंगे तो 3783 आएगा। अब दोबारा से यहाँ पता लगाना मुश्किल है तो दोबारा आप रूल लगाइए। तो 3783, तो लास्ट डिजिट 3 है यहाँ पे, उसका 4 टाइम्स करेंगे तो 12 आएगा, उसको बचे हुए नंबर यानी कि 378 में जब हम ऐड करेंगे तो 390 आएगा। अब वैसे तो दिख रहा है कि 390 13 से डिविजिबल होता है क्योंकि 13 3 जा 39 होता है, तो 30 जा कितना हो जाएगा 390। तो हम इस प्रोसेस को यहाँ पे रोक सकते हैं और हम कह सकते हैं कि ये नंबर 13 का डिविजिबल है। बट अगर मान लो आपको नहीं पता लगाना आ रहा तो आप एक स्टेप और कर सकते हैं आगे, वहां आंसर हमारा 39 आ जाएगा। तो ये हमारा 13 का डिविजिबिलिटी रूल था। इसी तरह से हमारा 17 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि लास्ट डिजिट का 5 टाइम्स करना है अब और उसको रिमेनिंग पार्ट से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा रिजल्टेंट मतलब जो आंसर है वो 17 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चंस किए थे इसके भी उसी तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आगे है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 19। 19 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि अगर हम लास्ट डिजिट का ट्वाइस कर दें, मतलब लास्ट डिजिट को डबल कर दें और उसको बचे हुए पार्ट में ऐड कर दें, तो हमारा रिजल्टेंट 19 से मल्टीपल होना चाहिए। तो ये हमारा लगभग 7 की तरह है, बस सब्ट्रैक्शन की जगह यहाँ पे एडिशन आ गया। इसमें भी हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो इसी तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं 19 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए। अब हम लोग आगे चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम आगे तोड़ नहीं सकते, सॉरी जिनको हम आगे तोड़ सकते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनको हम आगे तोड़ नहीं सकते। तो ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स हमने पढ़े हैं ये सब प्राइम नंबर्स के लिए। ये 11 7 13 17 19 2 3 5 ये प्राइम नंबर है। वो बात अलग है कि इनकी पावर्स प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि लेकिन इनकी पावर्स में भी बार बार यही नंबर रिपीट होते हैं, तो इसलिए हम इसके लिए यहाँ से डिविजिबिलिटी रूल निकालते हैं। बट अब अगर हमारे पास ऐसा नंबर है जो एक से ज्यादा प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर हो, जैसे 6 जो है वो 2 × 3 होता है, तो यहाँ पे एक से ज्यादा प्राइम नंबर है यानी 2 भी है और 3 भी है। ऐसे नंबर्स के लिए कोई स्पेशल डिविजिबिलिटी रूल नहीं होता। ऐसे नंबर्स के लिए सिर्फ यही रूल होता है कि उसके जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो उससे डिविजिबल होना चाहिए नंबर, बस। मतलब अगर हमें किसी नंबर का चेक करना है कि वो 6 से डिविजिबल है कि नहीं, तो 6 के प्राइम फैक्टर 2 और 3 ये दो होते हैं। आप इन दोनों से डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, अगर नंबर की डिविजिबिलिटी इन पे सेटिस्फाई हो रही है तो पूरा का पूरा नंबर आपका 6 का भी डिविजिबल होगा। ऐसे कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 15। अब 15 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए मान लो हमें चेक करना है कि कोई नंबर 15 से डिविजिबल है कि नहीं। तो 15 का आप पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, मतलब इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक कर लीजिए। तो 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3। अब इसकी डिविजिबिलिटी आप 5 से चेक कर लीजिए और 3 से भी चेक कर लीजिए, अगर इन दोनों से डिविजिबल हो रहा है तो पूरा का पूरा 15 से भी डिविजिबल होगा। तो इस तरह से हम लोग कंपोजिट नंबर्स की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अच्छा, 5 की जितनी भी पावर होगी,
उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल सेम रहता है, या तो लास्ट में 0 आना चाहिए या हमारा 5 आना चाहिए। अब हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं इसमें। नेक्स्ट जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा कुछ फंडामेंटल फैक्ट्स और कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हमें अब स्टडी करनी है। सो जैसे सबसे पहले लेट अस स्टडी अबाउट सम फैक्ट्स रिलेटेड टू प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर से रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल फैक्ट्स जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं कि पहला फैक्ट है 1 से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम फैक्टर्स होते हैं। 1 से लेके 100 के बीच में 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। इसी तरह से 1 से लेके 200 के बीच में 46 प्राइम नंबर्स होते हैं। सो ये हम याद रख सकते हैं क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं। दूसरा ये याद रखना है कि 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम है। उसके अलावा जितने भी इवन नंबर होंगे वो प्राइम नहीं होंगे। जैसे कि हम लास्ट सेशन में हमने ये एग्जांपल लिया था कि 2 के अलावा जितने इवन नंबर होते हैं वो प्राइम नहीं हो सकते, जैसे 4 का एग्जांपल लिया था, क्योंकि प्राइम होने के लिए एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होने जरूरी है इंक्लूडिंग 1 एंड इटसेल्फ। और 2 जो है वो लीस्ट प्राइम नंबर्स है, यानी 2 से छोटा प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है। 1 हमने पढ़ा था कि वो नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट की कैटेगरी में आता है, वो ना प्राइम होता है ना कॉम्पोजिट होता है। देयर आर इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट हो सकते हैं क्योंकि नंबर्स भी हमारे इनफाइनाइट होते हैं। अगर हमें ये चेक करना है कि कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है, तो उसका एक क्या प्रोसेस होता है कि हम उस नंबर का अप्रोक्सीमेटेड स्क्वायर रूट ले लेते हैं। वो जो भी आंसर आएगा उससे छोटे जितने प्राइम नंबर्स होते हैं आप उनके बारे में सोच लीजिए, और फिर जो नंबर हमें दिया है उसकी डिविजिबिलिटी उन सारे प्राइम नंबर्स जो हमने निकाले थे इससे पहले वाले स्टेप में, उनसे इसकी डिविजिबिलिटी टेस्ट कर लीजिए। अगर वो सबसे डिविजिबल हो रहा है तो मतलब क्या होगा कि वो आपका प्राइम नहीं होगा। और अगर वो डिविजिबल हो, इनमें से एक से ज्यादा से भी किसी से भी हो गया, तो इसका मतलब वो आपका क्या रहेगा उस केस में, वो आपका प्राइम नहीं रह पाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल 241। अब 241 का अप्रोक्सीमेटेड रूट यहाँ पे कितना होता है, 16 होता है। तो 16 से छोटे कितने आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है। इन सब से जब हम टेस्ट करेंगे इसकी डिविजिबिलिटी, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे लिखा है 241 इज डिविजिबल, ये आना चाहिए 241 इज नॉट डिविजिबल। तो 241 इनमें से किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होता। तो किसी से भी डिविजिबल नहीं होता तो इसका मतलब 241 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। क्योंकि अगर किसी एक से भी डिविजिबल हो जाता तो 241 के फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो जाते। एक तो 1 तो फैक्टर है ही, 241 भी खुद फैक्टर होता है अपने नंबर का ही। अगर इनमें से किसी एक से भी डिविजिबल हो जाता तो वो फैक्टर भी इंक्लूड हो जाता। तो 2 से ज्यादा फैक्टर होने पे नंबर कभी भी प्राइम नहीं रह सकता। तो इसलिए ये किसी से भी डिवाइड ना हो, यानी किसी से भी डिविजिबल ना हो, ये जरूरी है। सो मैं दोबारा से एक बार आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि आप लोग सबसे पहले नंबर का अप्रोक्सीमेटेड रूट काउंट करेंगे। जैसे 241 का अप्रोक्सीमेट रूट कितना है, 16 है। वो कैसे हम लोग काउंट करते हैं अप्रोक्सीमेट रूट, हम 241 से कोई छोटा नंबर ऐसा सोच लेते हैं जिसका एग्जैक्ट रूट होता है, परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है। जैसे वो होता है आपका 225, 225 का 15 होता है। इसी तरह से 256 का 16 होता है। अब ये नंबर जो है 241, ये आपका 256 के ज्यादा क्लोज है, तो हम इसलिए 16 ले लेते हैं। क्लोज ना भी हो तो भी आपको नेक्स्ट हायर नंबर ही लेना है ताकि सारी पॉसिबिलिटीज कवर हो पाए। फिर ये चेक करना है, जैसे यहाँ पे आंसर आया 16, अब उससे छोटे जितने प्राइम नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे 16 से छोटे प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13। चेक करना है कि नंबर इनमें से किसी नंबर से डिवाइड ना हो। अगर डिवाइड हो गया तो वो नंबर यानी ये प्राइम नहीं है, अगर डिवाइड नहीं हुआ तो ये नंबर प्राइम होगा। सो दिस इज हाउ वी चेक, वी टेस्ट हाउ टू डिटरमाइन वेदर अ नंबर इज प्राइम और नॉट। उसके बाद को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो को प्राइम नंबर्स को हम रिलेटिवली प्राइम नंबर्स भी बोलते हैं। और ये वो पेयर ऑफ नंबर्स होते हैं जिसमें 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। मतलब इनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे 16 और 25,
16 को हम ज्यादा से ज्यादा क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 25 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 5। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 तो कॉमन होता ही होता है सब में, क्योंकि हम किसी को भी इंटू 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब 16 और 25 आपके क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे। को प्राइम नंबर्स के लिए ये जरूरी नहीं होता कि दोनों नंबर प्राइम हो, वो आपस में प्राइम होने चाहिए। मतलब क्या है, उनका आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के लिए वो प्राइम है। यहाँ पे ये मतलब होता है को प्राइम का। 16 25 जैसे यहाँ एग्जांपल हमने लिया, इसमें ना 16 प्राइम है ना 25 है, बट फिर भी हम इसको को प्राइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के लिए को प्राइम है, क्योंकि इनका एक दूसरे से कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। उसके बाद एक टर्म होता है ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ट्विन प्राइम नंबर्स ऐसे प्राइम नंबर्स के पेयर होते हैं। अब यहाँ पे ये जरूरी है कि दोनों नंबर पेयर में आपके प्राइम होने चाहिए और उनका डिफरेंस 2 होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 3 5 5 7 41 43, ये सब प्राइम नंबर्स के ऐसे पेयर्स हैं जिनमें डिफरेंस कितना है, 2 है। नेक्स्ट आपका एक टर्मिनोलॉजी है परफेक्ट नंबर। सो परफेक्ट नंबर इज द नंबर विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर। मतलब अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके हम फैक्टर्स कर रहे हैं और उन सब फैक्टर्स को ऐड अगर हम करें, वो नंबर वापस खुद आना चाहिए। लेकिन कंडीशन ये है कि हम फैक्टर्स में से एक तो 1 को इंक्लूड करेंगे हमेशा, लेकिन उस नंबर को एक्सक्लूड कर देंगे। मतलब जैसे इसका कहने का मतलब है कि 6 है, अब 6 के आपके कितने फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है और एक 6 भी होता है। अब इसमें से आप 6 को बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि हमें वो नंबर जो है उसको खुद को बाहर निकालना है। तो 6 को हम बाहर अगर निकाल दें तो हमारे पास 6 के कितने फैक्टर्स बचे, 1 2 और 3। अब अगर हम इन सब का एडिशन करें तो हमारे पास वापस से वो नंबर आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यानी ऐसा जब भी हो तो उस नंबर को हम हमेशा क्या बोलेंगे, परफेक्ट नंबर। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो आगे जो हमारा कंसेप्ट है वो है कंसेप्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन। मतलब हम मैथ्स में सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो हमें पता है कि मैथ्स में हमारे बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं। एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है। ये सारे रूल्स होते हैं हमारे पास, ब्रैकेट्स लगे होते हैं बहुत सारे कभी कभी। तो उनमें कैसे सिंप्लीफाई करें, किसको पहले ओपन करें किसको बाद में ओपन करें, ये हमें इसमें पढ़ना है। सो जो हमारा रूल यूज होता है मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन के लिए, वो होता है बॉडमास रूल। तो बॉडमास रूल क्या होता है, बी स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑफ या फिर ऑर्डर, डी स्टैंड्स फॉर डिवीजन, M stands for multiplication, A stands for addition, similarly S it stands for subtraction. So यानी हमें सबसे पहले प्रेफरेंस देनी है ब्रैकेट को। अगर आपका इक्वेशन में कहीं भी ब्रैकेट पहले आ रहा है तो हम हमेशा सबसे पहले उसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हमारा आता है O यानी कि ऑफ या फिर ऑर्डर। तो अगर हमारी इक्वेशन में कहीं भी ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो अगर कहीं भी ऑफ लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले उसके बाद फिर ऑफ सॉल्व करेंगे। और अगर ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है, किसी की पावर होना या फिर स्क्वायर रूट होना। अगर ऐसा कुछ भी है जैसे किसी का स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है या स्क्वायर रूट हो रहा है या क्यूब रूट हो रहा है, तो हम पहले वो करेंगे, उसके बाद फिर बाकी के कोई ऑपरेशन करेंगे। उसके बाद फिर क्या ऑर्डर रहता है, फिर डिवीजन करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन और फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन। एडिशन सब्ट्रैक्शन में हम कुछ भी पहले कर सकते हैं। आगे प्रोसीड करते हैं। जैसे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीजें जो हमें सिंप्लीफिकेशन में याद रखनी है, वो ये है एक तो कि सबसे पहले हमें ऑफ सॉल्व करना है, अगर इक्वेशन में ऑफ है तो, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। अगेन यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में कोई प्रायोरिटी नहीं होती, दोनों में से किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा एक और चीज होती है बार्स, हमेशा बार्स को ब्रैकेट से भी पहले सॉल्व करना है। बार जैसे हम आगे एक न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन लेंगे उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि बार लगा होता है, उसको पहले सॉल्व करना होता है। और कभी कभी हमें कंसेक्यूटिव साइन भी दिए होते हैं, मतलब एक साथ दो साइन दिए होते हैं। जैसे ऐसे लिखा हो सकता है 2 प्लस डिवाइड 4। सो उस केस में हमें क्या करना है, 2 में डिवाइड भी करना है और प्लस भी करना है 4 को। यानी इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 4
डिवाइडेड बाय 4, इसका ये मतलब है। तो इसको भी आगे एक न्यूमेरिकल में लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमारे कुछ 3 न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पे, इन तीनों में ये सारी बातें आपकी क्लियर हो जाएंगी। सो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 + 8 ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 34 बाय 5। सो अब यहाँ पे क्योंकि आपका ऑफ आ रहा है तो आपका ऑफ सबसे पहले सॉल्व होगा। सो 8 ऑफ 8 मतलब 8 इंटू 8, तो कितना हो गया ये 64। सो तो हमारा फाइनली कितना हो गया 8 + 64 डिवाइडेड बाय 8 माइनस 34 बाय 5। नेक्स्ट स्टेप में अब फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि फिर डिवीजन की प्रायोरिटी पहले आती है। बॉड मास होता है ना तो डिवीजन पहले आता है। सो अब 64 डिवाइडेड बाय 8 ये पहले सॉल्व होगा, तो 64 बाय 8 हो जाता है। तो 64 बाय 8 कितना होता है, वो 80 होता है। तो अब हमारा क्या रह गया फाइनली 8 + 8 माइनस 34 बाय 5। अब प्लस और माइनस ही बचा बस, तो इनमें से आप किसी को भी पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो 8 + 8 सॉल्व कर लेते हैं, कितना होता है 16। 16 माइनस 34 बाय 5, ये एलसीएम लेके जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 46 बाय 5। तो ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सेकंड एग्जांपल हम एक और लेते हैं जिसमें हमारे कंसेक्यूटिव ऑपरेशन है। सो जैसे इसमें जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उससे उसको देखिए आप, उसमें जैसे लिखा है 20 + 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 20। ये जैसे यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय 20 ऐसे करके लिखा है, क्वेश्चन में आपको ये ऐसे दिया होगा डिवाइडेड बाय 20 डिवाइड बाय 20 इंटू मल्टीप्लाई, ऐसे मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई का साइन एक साथ दिया होगा क्वेश्चन में, जैसे नेक्स्ट स्टेप में लिखा है। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 20 + 20 इंटू 20 डिवाइड बाय 20। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड को सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो 20 बाय 20 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 इंटू 20 कितना होता है, वो 20 होता है। तो 20 + 20 कितना हो गया आपका 40। फिर इसलिए डिवाइड है 20 इंटू 20 इंटू 1 बाय 20 + 20। आगे आपका लिखा हुआ है ना डिवाइड प्लस, ये दो कंसेक्यूटिव साइंस है। तो इसका मतलब क्या होता है 20 को 20 से डिवाइड भी करना है और प्लस भी करना है। सो इसलिए ये हो गया 20 इंटू 1 बाय 20 + 20, मतलब 20 को हमने 20 से डिवाइड भी किया और फिर उसमें 20 प्लस भी कर दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली हमारा कितना आ जाएगा। अब इस इनमें से भी सबसे पहले जो कौन सा सॉल्व होगा, डिवाइड के बाद जो लिखा है आपका 20 इंटू 20 बाय 20 + 20। तो पहले ही सारा मल्टीप्लाई आप सॉल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 20 बचेगा। 20 + 20 कितना होता है 40। फाइनली हमारा 40 डिवाइड बाय 40 आया, वो कितना होता है 1। सो इस तरह से ये हमारा सॉल्व हुआ। लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें बार दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले बार सॉल्व करना है। कुछ भी सॉल्व करने से पहले सीधा पहले आप बार सॉल्व कर लो। तो 6 + 3, 6 के आगे कुछ भी साइन है वो हमें नेग्लेक्ट करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि जहां पे बार लगा हुआ है जहां तक, वहीं तक हमारा सबसे पहले क्वेश्चन कंसीडर करना है। तो 6 + 3 लिखा हुआ है तो वो कितना होता है 9 होता है। उसके बाद फिर आप इसको एज यूजुअल सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सबसे अंदर वाला ब्रैकेट, फिर उससे बाहर वाला, फिर उससे बाहर वाला, इस तरह से। जैसे यहाँ पे सबसे अंदर वाला ब्रैकेट है 8 - 9, सो वो आपका कितना हो जाएगा -1। अब आगे ऑलरेडी एक माइनस दिया हुआ है तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, इसलिए नेक्स्ट स्टेप में ये 4 + 1 हो गया। फिर 4 + 1 आपका कितना होता है 5। तो 6 - 5 कितना होता है 1। सो 18 - 1 कितना हो गया 17। सो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सो हमें क्या ध्यान रखना है सिंप्लीफिकेशन में, एक तो ऑफ हमारा सॉल्व होता है डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले। ब्रैकेट हमारा सबसे पहले सॉल्व होता है, और ब्रैकेट से भी पहले अगर बार आ गया तो आपको बार सॉल्व करना है, और बार में आपका जो लिखा होता है बस वही सॉल्व करना है। उसके आगे पीछे अगर कोई साइन लिखा हुआ है उसको कंसीडर नहीं करना। जैसे यहाँ पे 6 के आगे माइनस लिखा हुआ है तो हम इस माइनस को लेकिन कंसीडर नहीं करेंगे, हम सिर्फ 6 + 3 सिर्फ ये ही सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर हमने सीखा अगर कंसेक्यूटिव साइन आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लास्ट में लिखा है 20, एग्जाम्पल सेकेंड में जो लिखा है 20 डिवाइड + 20, तो इसका डिवाइड प्लस दो एक साथ साइन लिखे हैं, तो इसका मतलब क्या है पहले हमें डिवाइड भी करना है और फिर हमें उसको ऐड भी करना है 20, मतलब 20 डिवाइड बाय 20 भी करना है और फिर +20 भी करना है। सो इस तरह से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये सारा सिंप्लीफिकेशन इसमें कवर हो गया। अब आपका कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है तो उसमें बस यही बातें हमें ध्यान रखनी होगी, तो हमारा
कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो ये हमारा आज का सेशन का सारा कंसेप्ट थे जो हमने पढ़े। डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी, फिर हमने कुछ मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी ली, फिर हमने सिंप्लीफिकेशन को किया। नेक्स्ट सेशन में फिर हम कुछ और कंसेप्ट लेंगे नंबर सिस्टम के। सो इस तरह से हम फंडामेंटल्स एक बार ख़त्म हो जाए, फिर हम हायर कंसेप्ट्स भी लेंगे जो आपके कैट और ओलंपियाड्स में हेल्पफुल होंगे। So please subscribe this channel, like it and press the bell button for getting notification of further lectures. Thank you and have a nice day.